नमस्कार, मैं हूँ रीत चौधरी और आप देख रहे हैं रियलिटी विथ रीत। अपनी सोच का दायरा बढ़ाकर उसे अनदेखे मुकाम तक ले जाने वाले और उस कल्पना को साकार करने वाले लोग बहुत कमाल के होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम और समाज सेवा को अपने जीवन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ बनाकर आगे बढ़ने वाले इंडिबनी के फाउंडर नितिन जैन से आज हम खास चर्चा करने वाले हैं, जो हाल ही में शार्क टैंक सीजन 3 में फीचर हुई अपनी पिच और पत्नी चालीसा की वजह से मशहूर हैं। अजमेर जिले के एक छोटे से कस्बे से निकलकर 150 करोड़ की आबादी वाले देश में अपनी पहचान बनाना कोई आसान बात नहीं है। इन्हें अनेकों पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है, जैसे कि क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024, बेस्ट D2C ब्रांड ऑफ द ईयर गिफ्टिंग 2024। तो आइए मिलते हैं इंडिबनी के फाउंडर नितिन जैन से। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियलिटी विथ रीत के इस खास एपिसोड में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमें और हमारे दर्शकों को आपके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा और इंडी के पीछे के चेहरे को पहचानने का मौका मिलेगा। आपका बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपका एक पूरा शो का फॉर्मेट है कि रियलिटी विथ रीत पे आप बात करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मैं बात करूँ प्योरिटी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में आप बात करूँ। एंड आई एम हैप्पी दैट वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो चीज़ मैं जानना चाहूँगी वो ये जानना चाहूँगी कि आपका आर्टिस्ट से डिज़ाइनर बनने का जो सफ़र रहा उसकी शुरुआत कैसे हुई? तो काफ़ी मतलब ऐसे एक थिन लाइन रहती है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आर्टिस्ट डिज़ाइनर क्यों बन रहा है या फिर आर्टिस्ट और डिज़ाइनर में डिफरेंस ही क्या है। तो मेरा एक पूरा जो एजुकेशन रहा, मतलब मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमें एक्सपोजर मिलता है, एक हायर टेस्ट मिलता है, हम लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि हर जना आर्टिस्ट होता है, बस वो आर्टिस्ट को अपनी आर्ट को, अपनी स्किल को कैसे यूज़ करना चाहता है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी आर्टिस्ट अपनी कला को केवल अपने लिए यूज़ में करना चाहता है तो मुझे लगता है वो ट्रूली एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, चाहे वो म्यूज़िक है, पेंटिंग्स है, कोई भी है, परफॉर्मेंस आर्ट हो सकती है। बट अगर हम लोग उसमें एक बिज़नेस का एस्पेक्ट डालना चाहते हैं तो फिर वो डिज़ाइन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और डिज़ाइन का एक बहुत ही बुनियादी रूल है, डिज़ाइन इज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो अगर हमारे को कोई भी चीज़ इकोनॉमी ऑफ स्केल में ले जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम बेनिफिशियरी केवल खुद ना हो, एक टारगेट ग्रुप हो, कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, कॉर्पोरेट्स हो, कोई भी उसका टारगेट ग्रुप हो सकता है, लेकिन उसके बेनिफिशरीज होने चाहिए और जो भी वो कर रहे हैं वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और डिज़ाइन किसी भी फॉर्म में आ सकती है, वो आर्किटेक्ट की फॉर्म में आ सकती है, प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आ सकती है, इंटीरियर की फॉर्म में आ सकती है, परफॉर्मिंग आर्ट की फॉर्म में भी आ सकती है, लेकिन it need to be done in such a way that it can scale and over the period of time it multiplies. फाइन आर्ट में एक सिंगल पीस बन जाता है, एक पोर्ट्रेट बन जाती है या फिर एक म्यूजिक का पीस बन जाता है, बट कहीं ना कहीं डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जिसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, जबकि आर्ट कभी भी रेप्लिकेट नहीं होता। तो दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। तो मुझे लगता है कि शायद डीप इनसाइड आई एम स्टिल एन आर्टिस्ट, बट जैसे फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा से पसंद रही है, बट मैंने रियलाइज़ किया कि मैं फोटोग्राफी कमर्शियली करना पसंद नहीं करता हूँ। तो शायद मेरे लिए फोटोग्राफी मेरा पैशन है, मेरी आर्ट है, और एट द सेम टाइम जो मैं आज प्रोडक्ट्स और मर्चेंडाइज और गिफ्ट्स डिज़ाइन करता हूँ वो मेरे लिए डिज़ाइन है, कमर्शियल है, और उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है ये। तो देखिए, सीईओ नितिन जैन को, फाउंडर ऑफ इंडिबनी को तो सभी जानते हैं, लेकिन असल जिंदगी में आपको थोड़ा सा अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या क्या करना आप पसंद करते हैं? जैसे कि एक आपने बताया फोटोग्राफी, आप इसको प्रोफेशनली नहीं करना चाहते, आपका पैशन है, तो इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं? देखिए, मेरा एक फ़िलॉसफी है, एक आइडियोलॉजी है, और मुझे लगता है कि ये आइडियोलॉजी मेरे लिए काम करती है। हो सकता है ये और लोगों के लिए भी काम करे। मुझे लगता है कि जो हमारा लाइफ है, तो उस लाइफ को हमारे को एक मूविंग कार के साथ में कंपेयर करना चाहिए। और जब हम एक इस एनालॉजी को एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो काफ़ी चीज़ों के आंसर मिल जाते हैं। तो मैं अपनी लाइफ को एक मूविंग कार की तरह देखता हूँ। तो मूविंग कार में अगर हम देखें तो एक कार के अंदर हम लोग मानते हैं कि 4 व्हील्स होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक कार में 5 व्हील्स होते हैं। कैसे, वो भी मैं शेयर करूँगा। तो ज़िंदगी जो है हमारी ना, वो उन 4 व्हील्स के ऊपर ही चल रही है। उनमें जो हमारा सबसे पहला व्हील है जिसको हम पर्सनल, व्यक्तिगत भाग बोलते हैं जीवन का, जिसमें हमारा स्वास्थ्य आता है, वेलबींग आता है,
मेंटल और फिजिकल बॉडी आता है, विच इज़ लाइक योर ओन थिंग। दूसरा जो पार्ट है जिसको हम अपना प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक व्हील बोलते हैं, जिसमें हमारा ब्रेड एंड बटर आता है, जिसमें कॉमर्शियल चीज़ें आती है, जिसके अंदर हम जो कर रहे हैं उसका हम एक मोनिटाइज्ड आउटकम चाहते हैं, उसी से तो गाड़ी चल रही है। तो तीसरा भाग है जिसको हम लोग अपना सामाजिक व्हील, पीपल व्हील बोलते हैं। तो सामाजिक के अंदर आपके दोस्त, परिवार, आपकी कम्युनिटी, आपके बिलीफ सिस्टम, ये सब कुछ आते हैं और आपको समाज को साथ लेके चलना। और जो चौथा व्हील है उसको हम लोग अपना पैशन व्हील बोलते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबी, ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको चलता हुआ रखती हैं। मतलब कैटलिस्ट की तरह उसको माना जा सकता है। उसके बेनिफिशियरी इवेंचुअली आप ही होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है, तो मेरे लिए उसका, और वो इवॉल्व भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि एक सेम ही चीज़ आपका पैशन बनी रहती है, पैशन बदलते रहते हैं। बट पैशन आपको एक लिमिट क्रॉस करने के लिए हिम्मत देते हैं। कोई अगर आज माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता है तो मुझे लगता है वो उसका पैशन है कि वो उसके लिए अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा है। और ऐसा एक पैशन हर जने को अपने जीवन में रखना चाहिए, अलॉन्ग विथ रेस्ट ऑफ द 3 थिंग्स कि अपने फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, आप अपने हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, आप अपने ऑक्यूपेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, बट साथ ही आप एक पैशन के लिए भी कुछ करें, क्योंकि अगर कुछ आप कर लेंगे तो शायद उसके बेनिफिशरीज भी काफ़ी हो सकते हैं। इन चारों के साथ में मुझे लगता है कि गाड़ी के जो ये चारों व्हील हैं या गाड़ी के चारों पहिए हैं, उनसे गाड़ी आगे पीछे तो हो सकती है, लेकिन गाड़ी का जो डायरेक्शन है वो 5वां पहिया बताता है। ओके, और आपके अकॉर्डिंग 5वां पहिया कौन सा है? वो 5वां पहिया है स्टीयरिंग व्हील। अगर गाड़ी में स्टीयरिंग ही नहीं होगा तो गाड़ी का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा? और हम देखेंगे कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। हम जो सोचते हैं कि आज मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, अगर हम लोग हर चीज़ को पर्पस के साथ में, जो 5वां पहिया है वो पर्पस है, जैसे ही हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बाकी चारों व्हील्स को पर्पस से अलाइन कर देंगे, तो आप देखेंगे कि बाकी चारों चीज़ें भी अपनी सिंक्रोनाइजेशन में आ जाएगी। अब पर्पस क्या होता है, पर्पस को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए शायद एक पूरा अलग पॉडकास्ट लग जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर आई बिलीव दैट आई एम अ पर्पस ड्रिवन इंडिविजुअल, और जो भी मैं चीज़ें करता हूँ, चाहे वो मेरे बिजनेस के हिसाब से हो, अपनी हेल्थ के हिसाब से हो, फैमिली के लिए हो, कम्युनिटी के लिए हो, या कुछ मेरे पैशन हो, वो सब पर्पस से ड्रिवन होते हैं। और ये पर्पस को मैंने एक विपश्यना करके एक टेक्निक है, मेरी लाइफ के अंदर काफ़ी हाई एंड लो रहे हैं, लेकिन जब मैंने विपश्यना को प्रैक्टिस किया, कोर्स को मैंने जब जाके अटेंड किया, तो उससे मुझे पर्पस को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी है। तो आपके क्वेश्चन का शायद मैंने एक अलग तरीके से आंसर किया है, बट अगर हम ये समझें कि व्हाट एन इंडिविजुअल इज़ बिसाइड व्हाट वी नो अबाउट दैट पर्सन, जो भी उसकी व्यक्तिगत इमेज है या फिर उसकी पब्लिक प्रोफाइल है, उसके अलावा अगर हम उसको जानना चाहें तो उसको उसके ये बाकी चारों भागों के हिसाब से उसको जाना जाना चाहिए, और उसके साथ ही एक वो होलिस्टिक इमेज, होलिस्टिक आइडेंटिटी बनती है। और फिर लाइफ के अलग अलग माइलस्टोन्स आते हैं कि कौन से दौर में क्या किया गया, बचपन कैसा रहा, आपकी जवानी कैसी रही, और इन द एंड जब आपकी ज़िंदगी को एक आप फुल स्टॉप की तरफ लेके जाएंगे तो वो किस तरीके से आप करना चाहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी का शायद एक एब्सोल्यूट पर्पस डेथ ही है। ज़िंदगी अगर यहाँ से स्टार्ट हुई तो जाके मौत पे ही ख़त्म हुई। बिल्कुल। तो एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ एनी लाइफ इज डेथ। वो डेथ से पहले आप क्या करना चाहते हैं, उसी में पूरी ज़िंदगी लग रही है। बिल्कुल, मतलब आपने जवाब बिल्कुल अलग ज़रूर दिया है, लेकिन बहुत सुंदर जवाब दिया है। आई थिंक जो हर इंडिविजुअल अगर इस जवाब को सुनेगा और वो अगर अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करेगा या फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, तो आई थिंक वो एक कहते हैं ना, एक जीवन का सार जिसमें निकल के आएगा, तो वो मिल सकता है। सरलता आ जाएगी थोड़ा सा। मतलब हम आज के टाइम में चीज़ें कॉम्प्लिकेट इसलिए हो रही है क्योंकि हमने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अगर हम उसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से देखें और हम ये माने कि ये सब चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। आज हम वर्क लाइफ बैलेंस पे काफ़ी बात करते हैं, तो जो ये वर्क लाइफ बैलेंस पे हम बात कर रहे हैं, ये वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ये एक होलिस्टिक बैलेंस है। और उस होलिस्टिक बैलेंस को लाने के लिए पर्पस ड्रिवन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। नितिन जी, आपने कहा कि पर्पस ड्रिवन पर्सन आप हैं, तो ये जो इंडिबनी की शुरुआत आपने की थी, तो इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या रही? जैसा कि मैंने आपको कहा कि चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसमें पर्पस नहीं है तो उसमें सोल नहीं है। अगर हम इंडिबनी की बात करें तो आप ऑलमोस्ट इंडिबनी एज अ ग्रुप, एज एन आइडेंटिटी लगभग 2012 से लेकर आज हम 2024 में हैं, 12 साल की जर्नी हो गई है। तो इंडिबनी एक विज़न है, और उस विज़न को मेजरेबल बनाने के लिए हमने अलग अलग चीज़ें करी। इंडिबनी का क्या मतलब है,
तो इंडिबनी में 3 आय हैं और वो 3 आय हमारे विज़न और हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। हमारा पहला आय बोलता है कि व्हाटएवर वी आर डूइंग फॉर आवर नेशन, आवर कंट्री। तो पहला ही इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, प्रोग्रेसिव बनाने की तरफ, इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ हमारे एफर्ट्स को दर्शाता है। जो दूसरा आय है कि भाई हम करना तो ये चाहते हैं लेकिन क्या करके करना चाहते हैं। तो दूसरा जो आय है वो हमारे मूड को दर्शाता है कि हम लोग इंडिजीनियस इनोवेशंस करना चाहते हैं। जो भी ऑलरेडी यहाँ की चीज़ें हैं, यहाँ का आर्ट क्राफ्ट कल्चर है, यहाँ की प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम लोग कैसे इनोवेट करके वापस मेन स्ट्रीम में ला पाएँ। दूसरा आय उसके लिए है। और ये सब कुछ करके इवेंचुअली होगा क्या? तो जो लास्ट आय है वो हमारा इंडिविजुअल इम्पैक्ट को दर्शाता है कि जो भी हम कर रहे हैं उसका इंडिविजुअल लेवल तक इम्पैक्ट जाना चाहिए। ऊपर ऊपर नहीं होना चाहिए, ज़मीनी बातें होनी चाहिए, उस पिरामिड के बॉटम तक उस चीज़ का इफेक्ट होना चाहिए। तो इंडिया इंडिजीनियस इनोवेशन और इंडिविजुअल इम्पैक्ट से इंडिबनी वर्ड बना। और उसके बाद में हमने इस विज़न को अलग अलग इनिशिएटिव्स के जरिए डिप्लॉय किया। और कुछ चीज़ें हैं जो कमर्शियली भी अच्छी सक्सेसफुल रही। ऐसा ज़रूरी नहीं था कि सारी चीज़ें हमने कमर्शियल माइंडसेट के साथ ही बनाई थी। जैसे आज इंडी गिफ्ट्स के लिए हमें काफ़ी लोग जानते हैं, तो इंडी गिफ्ट्स एक प्योरली D2C बिजनेस हमने बनाया, डायरेक्ट टू कंज्यूमर के हिसाब से हमने किया। गिफ्टिंग भी हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि गिफ्टिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल मीडियम है। ये एक बार में एक जने को नहीं, मल्टीपल लोगों को अफेक्ट करता है। अगर कोई किसी को गिफ्ट देना चाहता है तो वो पहले खुद सोचेगा, फिर वो जिसको देगा वो उसको फील करेगा और फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो एक बार में एटलीस्ट आपने 2 लोगों को इम्पैक्ट किया है, द इमोशंस। हाँ, और वो हमारा एक लैंग्वेज बना। और हमारा हमेशा कोशिश ये रही कि कम्युनिकेशन को और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, उसके लिए अलग अलग चीज़ें हमने करी। इंडी गिफ्ट्स के साथ साथ में अब हमारे कुछ और नए वर्टिकल्स भी हैं जिन पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो हम लोग अभी इंडी फैमिली करके हम लोगों ने अपना एक कम्युनिटी वर्टिकल लॉन्च किया जिसका ऑब्जेक्टिव कमर्शियल नहीं है। तो इंडी फैमिली बेसिकली एक न्यू एज इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। एक टाइम था जब आर के लक्ष्मण ने कॉमन मैन बनाया था, मतलब 1980s में वो बना था और उस वक्त भी वो जो कैरेक्टर था वो 60 साल का था। आज हम बात करें 2024 की, जो सन 2000 में जना पैदा हुआ है वो 24 साल का हो गया। We don't have any identity which can be resonated with a new age India. तो हमने इंडी को एक सेंटर पीस इसीलिए बनाया कि इंडी न्यू एज इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और फिर इस इंडी के साथ में हम लोगों ने इसके मम्मी पापा, इसके दादा दादी, इसके डॉग, इसकी गर्लफ्रेंड, इनके गुरुजी, तो इस तरीके से हमने एनिमेशन बैकग्राउंड से मैं आता भी हूँ तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसको हम जिंदा कर पाएँ, एनिमेट कर पाएँ। तो हमने इंडी फैमिली की शुरुआत की और इंडी फैमिली में हमने कॉमिक्स बनाई, हमने पैकेजिंग बनाई, हमने कलेक्टिबल बनाए। बट प्योर आइडिया ये था कि न्यू एज इंडिया को हम लोग हॉलिस्टिकली कंटेंट के माध्यम से इंडिया के आर्ट क्राफ्ट कल्चर प्रैक्टिसेस, दिवाली क्यों मनाते हैं, करवा चौथ क्यों बनाते हैं, हेल्थ रेमेडीज़ के बारे में हम बात करें। दादी अपने नुस्खे बता रही है, पापा अपने बिजनेस के ज्ञान बता रहे हैं, दादाजी अपनी कुछ फिलॉसफीज बता रहे हैं, इंडी की जो सिस्टर है छोटी वो क्राफ्ट पे बात करती है, इंडी स्टार्टअप्स पे बात करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने कम्युनिटी वर्टिकल की शुरुआत की। और अब आने वाले सालों के अंदर हम अपना एक स्किल एकेडमी भी ओपन करना चाहते हैं इंडी शाला के नाम से, और एक इंडी फेस्टिवल के नाम से हम लोग अपना एक मॉडर्न डे मेला भी हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं। तो इंडिबनी ग्रुप के अंदर अगर हम लोग देखें तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ये नहीं कि इससे बस केवल पैसा कैसे बनाया जाए, पैसे के साथ में हम लोग एम्पावरमेंट और इम्पैक्ट को भी साथ में लेके चलते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स इस विज़न के साथ में एसोसिएट हो। तो एक गिफ्टिंग कंपनी को इन ऊंचाइयों तक ले जाने में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? मुझे लगता है शायद इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक टू गिफ्टिंग। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम लोग बात करें, स्टार्टअप कल्चर की हम लोग बात करें, मैं 2008 से काम कर रहा हूँ। तो आज के टाइम में जहाँ पे हम बिजनेस के अराउंड हम लोग देखें तो चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे बिजनेसेस हो, एफर्ट तो सब में लगता है। अब कोई ना कोई कुछ प्रोडक्ट या सर्विस ही बना रहा है और उसको बेच रहा है। हम लोग अगर हमारी जर्नी के बारे में देखें तो मुझे लगता है कि गिफ्टिंग तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि गिफ्टिंग को यूजुअली लोगों ने कमोडिटी की तरह ही लिया है हमेशा से। तो कमोडिटी के अंदर ब्रांड बनाना एक बहुत लंबी जर्नी होती है और बहुत मुश्किल सफ़र है। लेकिन आपको अगर मज़ा आ रहा है उस काम को करने के अंदर, अगर आप उस चीज़ को करके खुद ही मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और जो काम आप कर रहे हैं उसको करके अगर लोग खुश हो रहे हैं,
तो हिम्मत मिलती रहती है आगे बढ़ने की। तो इसी तरीके से हमने इंडी गिफ्ट्स के अंदर 2014 से लेकर आज हम 2024 पे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इनोवेट किया, कुछ चीज़ें फेल भी हुई, कुछ सक्सेस भी हुई। बट हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं था कि कोई गिफ्टिंग बिजनेस बनाना है। हमारा पहले भी जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि हम लोगों को इनेबल करना चाहते हैं कि कैसे वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएँ। इंडी गिफ्ट्स के अंदर गिफ्ट एक मीडियम बने जिससे लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में हमने सोचा कि केवल गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा और एडुकेट और अवेयर करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक इंडी के नाम का मैस्कॉट बनाया। तो न्यू एज इंडिया के अंदर एक पर्सनालिटी, एक फिगर की काफ़ी लंबे वक्त से कमी मैंने नज़र आई कि जिसके अंदर हम इंडियन वैल्यूज़ को मॉडर्न डे के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। उसके साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को कॉमर्स के साथ में इनकलकेट करने के साथ में एक और चीज़ करने की ज़रूरत है, वो है सेलिब्रेट। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके के इवेंट्स और एक्टिविटीज़ कराना चाहते हैं, कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। बट अब उसको और स्केल करने के लिए हम लोग अपना एक इवेंट इंडी फेस्टिवल भी लॉन्च करेंगे। एक मॉडर्न डे मेला समझ लीजिए, जिसके अंदर लोग आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ शॉप कर रहे हैं, जिसमें फूड है, जिसमें एक्सपीरियंसेस है, जिसमें शॉपिंग है। तो इससे हम लोग और भी दूसरे ब्रांड्स को अपने साथ में लेके आ पाएंगे। तो ये जो पूरी जर्नी है, ये जर्नी के अंदर शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है, और शुरुआत के अंदर कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस भी हो सकता है जिससे आप शुरुआत करते हैं। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो उस आगे बढ़ने के अंदर जैसी जैसी ज़रूरतें कस्टमर कंज्यूमर की निकल के आती हैं, उसके हिसाब से बिजनेसेस को अपने आप को इवॉल्व करना पड़ता है। और बिजनेस केवल बिजनेस वर्टिकल ना बढ़े, वो अपने इम्पैक्ट के ऊपर भी साथ में काम करे। तो जैसे आपने बताया था कि इंडी जो है वो स्टार्टअप्स की बात करता है। हाँ। और पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में भी स्टार्टअप्स की एक लहर सी है। हाँ, बिल्कुल। और गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स को। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? देखिए, इतनी बड़ी आबादी है, हम लोग 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। इनफैक्ट इंडिया वर्ल्ड का अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 40 से 50% आबादी जो है, जिसको हम लोग मिलेनियल और जेन ज़ेड बोलते हैं, यानी यूजुअली वो 1980s के बाद में बॉर्न होने वाले लोग हैं। तो एक इतनी बड़ी आबादी वाले यहाँ की अपनी यूनिक नीड्स हैं, और उन यूनिक नीड्स के साथ में यहाँ पे उन यूनिक नीड्स को सॉल्व करने के अपने तरीके हैं। स्टार्टअप्स एक मॉडर्न अप्रोच आ गया है कि भाई हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिजनेसेस बनाएं, और प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया और इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स का जो डिमांड है वो एक बहुत अलग तरीके से है, क्योंकि डोमेस्टिक नीड तो है ही, बट डोमेस्टिक नीड के साथ में जस्ट बिकॉज कि वी हैव अ लॉट ऑफ मैन पावर, हम लोग वर्ल्ड के लिए भी काम कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे कि जो दो बड़े सुपर पावर्स हैं, एक पावर है जो अमेरिका है, जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ में आता है, जिनका काम है कि हम ओन करते हैं, जिसमें वो अपनी आईपीज को ओन करते हैं, और दे आर नोन फॉर देयर कैपिटलिज्म इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, ब्रांडिंग। दूसरा आता है कम्युनिस्ट कंट्री चाइना। तो चाइना में मैन पावर बहुत है, और उनका हमेशा ऐसा है कि चाइना फर्स्ट अप्रोच के साथ में वो लोग काम करते हैं, और वी आर जस्ट फोकस ऑन आवर सेल्फ वाले मोड पे काम करते हैं, और लेबर बहुत है वहाँ पे कि हम प्रोडक्शन करके दे सकते हैं। इंडिया दोनों का एक हाइब्रिड वर्जन है, जहाँ पे हम लोग अपने लिए ब्रांड बना भी सकते हैं, हम उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और हम उसको दुनिया को भी दे सकते हैं। तो ये पिछले 10 सालों के आप जो जर्नी देखेंगे 2014 से, जिस माइंडसेट में बदलाव हुआ कि व्हाट इंडिया स्टैंड एज अ ग्लोबल लीडर इज दैट वी हेल्प आवरसेल्फ एंड वी आल्सो हेल्प द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यही इंडिया के स्टार्टअप्स का माइंडसेट है कि हम यहाँ की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे हैं, और ऐसे सोल्यूशंस बना रहे हैं जिनको हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी स्केल कर पा रहे हैं। तो ये पूरा गोल्डन दौर है, मुझे लगता है कि यहाँ पे हम इस जनरेशन में आइडियाज़ पे बात कर रहे हैं, और जो भी जनरेशन आइडियाज़ पे बात करेगी नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर, उन आइडियाज़ में से काफ़ी आइडियाज़ डिप्लॉय होंगे, और एक ओवरऑल लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। राइट। अभी हाल ही में शार्क टैंक में भी आप फीचर हुए थे, तो क्या एक्सपीरियंस रहा था वहाँ का? मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शार्क टैंक में आना कोई एक्सीडेंट था। मतलब जैसा आज के टाइम पे हम लोग देखें कि ऑफ कोर्स इट्स अ रियलिटी शो, बट जैसे आज आईआईटी के लिए, आईआईएम के लिए लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़ती है, सिविल सर्विसेज के लिए लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, डिवोट होना पड़ता है, जब जाके वो एक चीज़ को अचीव कर पाते हैं। स्टार्टअप्स के लिए मैं ये नहीं मानता कि केवल शार्क टैंक ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपके बिजनेस को वैलिडेशन मिलता है, बट इंडिया के अंदर करंट दौर के अंदर शार्क टैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिसने घर घर में लोगों को इंस्पायर किया। और हमारे लिए भी ऐसा ही था कि मतलब ऐसा नहीं था कि हम तो सीज़न 1 में भी जा सकते थे। तो हमारे लिए भी शार्क टैंक के अंदर आना एक अचीवमेंट ही है, और मुझे लगता है कि
मेरे लिए शार्क टैंक जाना इसलिए एक प्रायोरिटी या एक ऑब्जेक्टिव था क्योंकि मुझे लगता था कि ये एक वो ऐसा मंच है जिस मंच से हम लोग शायद देश के हर घर घर तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे, क्योंकि काम तो हम कर रहे हैं और हमें अपना काम पसंद भी है, लेकिन क्या एक अप्रोच है कुएं के मेंढक वाली अप्रोच, कि हम लोग अपने ही काम में इतना खो जाते हैं कि हम कुएं को ही पूरी दुनिया समझने लग जाते हैं। बट कुएं के बाद शायद समंदर भी होता है और समंदर के आगे शायद कुछ और भी होता है। बट जब तक आप वहाँ जाते नहीं हैं तब तक आपका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होता। तो एक हायर टेस्ट डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप अपने आइडियाज़ को वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक्सपोज करें, उनको वैलिडेट करें, और अगर आपके आइडियाज़ में दम है और आपके प्रोडक्ट्स और आपके इनोवेशन की एक्चुअल में नीड है तो उससे एक ऑर्गेनिक पुल बिल्डअप हो जाएगा जो ही आपके बिजनेस को सर्वाइव करेगा। जो आज के टाइम में केवल प्रोपेगेंडा बेस्ड और एडवर्टाइजिंग बेस्ड और मार्केटिंग बेस्ड ब्रांड्स बनते हैं, जो जितना जल्दी बनते हैं उतना जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि शार्क टैंक जैसा मंच भी उनको सक्सेसफुल बना सकता है। शार्क टैंक एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है जिसमें एक्चुअल में आपके पास अपनी एक जर्नी और इनोवेशन होनी चाहिए, बट उसको स्केल करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शार्क टैंक काम करता है। इंडी गिफ्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो हम पहले एक लिमिटेड डेमोग्राफी में काम कर रहे थे। आज मेरे हिसाब से मतलब मैं गिनती भी नहीं बता सकता आपको, कम से कम भी 5,000 तो मेरे पास में मैसेजेस आ गए थे शार्क टैंक का जब एपिसोड रिलीज हुआ उसके कुछ 10 दिन के अंदर। आज भी मेरे हिसाब से मतलब मैं 1/3 मैसेजेस का ही रिस्पॉन्ड 1-to-1 कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है कि मैं बस रैंडम कुछ भी रिप्लाई करूँ। हर मैसेज को मैं पढ़ के इवैल्यूएट करके रिस्पॉन्ड करूँ। तो हो सकता है उसमें अभी 6 महीने और लग जाएं, बट ऐसा नहीं कि हमें सारी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, हम अपॉर्चुनिटीज़ को एलिमिनेट करना भी जानते हैं। हो सकता है हर चीज़ मेरे लिए नहीं बनी हो या हर चीज़ मेरी टाइमलाइन के अंदर अभी फिट नहीं है। अब जो एक बड़ा अचीवमेंट या बड़ा अपग्रेडेशन हमारे बिजनेस में है कि हम पहले केवल मार्केट प्लेस पर डिपेंडेंट हुआ करते थे, अब हमारी वेबसाइट या हमारे ब्रांड के ऊपर एक ऑर्गेनिक पुल क्रिएट हुआ है। उसके साथ साथ में अब जैसे जो नए दौर का और कॉमर्स आ रहा है, जिसमें क्विक कॉमर्स है, जिसमें ओमनी कॉमर्स है, जिसमें आप अपने खुद के आउटलेट्स खोलते हैं और अपनी वेबसाइट से उनको लिंक करते हैं। और उसके अलावा फिर सबसे बड़ी चीज़ है जनरल ट्रेड, कि जो शॉप से वहाँ तक आपके सामान पहुँचता है। तो अब उन्हीं के ऊपर हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं। 6 महीने और लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर इंडी गिफ्ट्स का फिजिकल प्रेजेंस कम से कम भी इस देश की 15 सिटीज़ में हो जाए। वाह, हम बिल्कुल इंतज़ार करेंगे वो 6 महीने का उसके बाद में। एंड आई थिंक जो आपका विजन है, जिस विजन के साथ आप काम करें तो डेफिनेटली आप जो भी सोच रहे हैं वो डेफिनेटली पूरा होगा। एंड जैसे आप हमेशा बिलीव भी करते हैं कि बात करेंगे तो बात बनेगी, तो हमारे इस रियलिटी विथ रीत के माध्यम से क्या बात सब तक आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश सब तक पहुंचाना चाहेंगे? जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ अपने फेलो एंटरप्रेन्योर्स को या जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको, सांस लेते रहिए। अब सांस लेना और कॉन्शियसली सांस लेने में फ़र्क है। तो रीत जी ने कहा कि मैं एक मैसेज क्या देना चाहूँगा, तो काफ़ी मुश्किल होता है। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं, ग्रोन अप होते हैं, हमें लगता है हमें एक्सपीरियंस आ गया, मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। बट उस पूरे एक्सपीरियंस को अगर एक लाइन में कहा जाए तो क्या होगा वो? आई थिंक बड़ी मुश्किल बात है ये। जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि माई रिकमेंडेशन टू पीपल इज़ टू बी मोर अवेयर एंड इक्वानिमस, एंड उसको करने के लिए बस अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। सांस लेते रहिए, लेकिन कॉन्शियसली सांस लेते रहिए। बस इसलिए मत करिए क्योंकि करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। और अगर हर चीज़ में आपका क्यों किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनेगा तो वो इफ़ेक्टिवली हो पाएगी और रिएक्शंस बहुत कंट्रोल आएंगे। आप देखिए ज़िंदगी के अंदर जो भी चीज़ें ख़राब हो रही है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका अनकॉन्शियस रिएक्शन। वो अनकॉन्शियस रिएक्शन चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, चीज़ों को ख़राब कर रहा है। बस करने के लिए मत करिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। थैंक यू नितिन जी फॉर सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने रियलिटी विथ रीत के लिए अपने कीमती पल में से कुछ समय हमारे लिए भी चुराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एक छोटी सी भेंट रियलिटी विथ रीत की पूरी टीम की ओर से आपके लिए। थैंक यू सो मच। Namaskar, I'm very happy to participate in this beautiful, engaging podcast, Reality with Reet.
And I congratulate the team for being conscious and focused on bringing the impact stories of the individuals through their channel. I'm looking forward to learn more about such personalities, and I wish the team all the very best. Thank you. Thank you so much, Nitin ji, for your lovely wishes. Thank you so much.